Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 9 students. So बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं आज आपको इस वीडियो में मोशन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ कि ट्रस्ट में अगर आज आपने मेरे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए है, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली हाफ ईयरली एग्जाम्स में दिखेगा या इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में दिखेगा। तो मैं छांट के ऐसे 20 क्वेश्चंस लाया हूँ। इसमें असर्शन रीज़न के भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ साथ आपके कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, है ना, हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो बहुत ही मिक्स्ड तरह के मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए बच्चे तो आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत मदद मिलने वाली है। और इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज की वीडियो में मोशन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे एंड आई होप आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। सो वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इज़ हिमाल शर्मा, आई एम योर साइंस एंड इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश की तो वीडियोस आपको मेरी इस चैनल पे मिलेंगी, साइंस भी मैंने अब आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर आप मेरी डेली लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री लाइव क्लास होती है क्लास 9 साइंस के लिए। तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस सेशन की पीडीएफ की चिंता मत करना, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो भी आपको लिखे हुए उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसके बहुत चांसेस हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने के। दैट इज अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। पहले मैं आपको 9-10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कराऊंगा, देन विल मूव टू असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड। क्लियर? Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? सीधी सी बात है, मान लो अब्दुल की ट्रिप पॉइंट ए से शुरू हुई थी और पॉइंट बी तक उसकी ट्रिप खत्म हुई, तो जाते वक्त की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। और फिर अब्दुल उसी सेम रूट से वापस आया, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आया और वापस आते वक्त अब्दुल की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और लेट द डिस्टेंस, हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में है दैट इज एक्स। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चे? एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन ए टू बी, है ना, ए टू बी के बीच का जो बच्चे डिस्टेंस है दैट इज एक्स। जाते वक्त की जो स्पीड है v1 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर और वापस आते वक्त की जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट t1 एंड वी हैव टू कैलकुलेट t2। तो देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जाते वक्त भी x था, आते वक्त भी x था, तो डिस्टेंस आ जाएगा x और स्पीड आपकी v1 है 20। जब t2 निकालना है तो डिस्टेंस आ जाएगा x और स्पीड आ जाएगा 30। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x डिस्टेंस जाने का, एक डिस्टेंस आने का 2x, और टोटल टाइम कितना आ गया x/20 प्लस x/30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2x लिखेंगे, नीचे 60 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5x। जब आप सॉल्व करोगे 5x आ जाएगा, x और x कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2/5, 60 चला जाएगा ऊपर और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, वर्डिंग चेंज करके, टर्म्स चेंज करके आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जाते वक्त की स्पीड दी गई है, वापस आने की स्पीड दी गई है और आपको क्या करना है, टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आप अगर यही वाला मेथड फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं जो हाफ ईयरलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला है, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। यस, अगर ऑब्जेक्ट ने
कुछ डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वो एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है सर्कुलर पाथ का, जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था ऑब्जेक्ट, मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया था और उससे सर्कुलर पाथ कवर किया और इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इस केस में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अगर इसका रेडियस सर्कुलर पाथ का r है तो डिस्टेंस तो उसने 2πr कवर किया है, बट जो उसकी अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वो जीरो है। अगर आप जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हो उसी पॉइंट पे वापस आते हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। तो यस इट कैन हैव, हम इसी तरीके से लिखेंगे बच्चे, प्रॉपर तरीके से आपको सेंटेंस बना के अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। यस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर बाद में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट एग्जाम में आता है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो पहले ये मैं एक स्क्वायर फील्ड बना देता हूँ, ये मैंने एक स्क्वायर फील्ड बना दी, इसको नाम भी दे देते हैं ABCD। और जो फार्मर है वो क्या करता है, इसका पूरा चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में। ठीक है, 40 सेकेंड्स में जो फार्मर है वो क्या कर रहा है बच्चे, एक राउंड लगा रहा है स्क्वायर फील्ड का। ठीक है, और स्क्वायर की जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर। ठीक है, जो स्क्वायर की यहाँ पे लेंथ दी है वो 10 मीटर दी है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई क्या डिस्प्लेसमेंट होगी 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद, कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होने लगी है। तो सबसे पहले बच्चा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको कर लो 2 × 60 + 20, तो आ जाएगा 140 सेकेंड्स। तो पहले आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा कि 140 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इतना हमें पता है कि वो 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है, तो 80 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा बच्चे, 2 राउंड्स, सिंपल मैथ्स है ना। 120 सेकेंड्स में भी कितने राउंड लगाएगा, 3 राउंड्स। मतलब अभी 120 सेकेंड्स तक तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि सपोज वो ए से चलना शुरू किया तो ए पर ही वापस आ गया, फिर ए पर वापस आ गया, फिर ए पर वापस आ गया। बट अब 140 सेकेंड के बाद उसका कितने राउंड्स कंप्लीट होंगे, तो खुद सोचो, अब 20 सेकेंड बचे हैं, 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है तो 20 सेकेंड में आधा राउंड, तो 140 सेकेंड में वो 3.5 राउंड्स ही लगा पाएगा। तो 3.5 राउंड लगाने का मतलब है 3 राउंड उसने कंप्लीट की, ए पे वापस आ गया और आधा राउंड लगाया। मतलब यहाँ पर कहने का जो मतलब है वो ये है कि स्टार्टिंग में ए था और फाइनली वो सी पर आया। ठीक है, तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन होनी चाहिए। तो हमें इनिशियल पोजीशन मिल गई ए और हमें यहाँ पर फाइनल पोजीशन मिल गई सी। अब आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी लेंथ जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और आप यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो AC है इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो चलो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें निकालना है, AB और BC, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर सेम, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 200। तो AC आ जाएगा √200 मीटर, ये भी लिख सकते हो, या इसको और प्रॉपर फॉर्म में 10√2 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप बच्चे आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो जल्दी से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक जगह हम लिखते हैं स्पीड और एक जगह लिखते हैं वेलोसिटी। और डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में हमेशा बीच में एक लाइन खींचो। देखो, एग्जाम करने का एक तरीका भी होता है, हाफ ईयरली इसका पेपर लंबा होता है 3 आवर्स का, तो टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से पेपर करना है। सबसे पहले स्पीड क्या होता है, नंबर 1 द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना। पूरा आंसर्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम।
पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। और व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है बच्चे, जो डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। बट जो वेलोसिटी है वो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि जो वेलोसिटी है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन से डिपेंड करती है। सो हम लिखेंगे वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। उसके बाद जो स्पीड होती है वो या तो वेलोसिटी के बराबर होगी या वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो हम यही चीज़ लिखेंगे, स्पीड कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा यहां पर, velocity can be equal to or less than speed, equal to or less than speed। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जब ट्रिप स्टार्ट करी तो ओडोमीटर पे हमें रीडिंग दिख रही थी 2000 किलोमीटर एंड 2400 किलोमीटर एट एंड ऑफ द ट्रिप। और जब ट्रिप खत्म करी तो हमें रीडिंग दिख रही है 2400 किलोमीटर। यहीं से बच्चों आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब हमने चलाना शुरू किया था तो ओडोमीटर पे रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, और जब हमने ख़त्म की गाड़ी चलाना तो रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें पता चल गया 400 किलोमीटर। अच्छा, टाइम आप बता सकते हो कितना टाइम लगा? टाइम लगा है बच्चे 8 आवर्स, तो यहाँ पे 8 आवर्स लिख देते हैं। चलो जी, अब जरा निकालते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में निकालनी है। तो पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे इसको डिवाइड करना है 400/8, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मीटर पर सेकेंड में निकालनी है। तो देखो, आई नो आपको पता ही होगा वैसे जनरली, जिनको नहीं पता है तो मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5/18 से। ठीक है, तो ये आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। डिस्टेंस निकाला, टाइम से डिवाइड किया, किलोमीटर पर आवर में आ गई स्पीड, और उसको बाद मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए हमने उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। चलिए जी, नेक्स्ट, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है या कांस्टेंट रेट से घट रही है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी ना ही कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, और अगर घट रही है तो वो कांस्टेंट रेट से घट नहीं रही है। मतलब कहने का मतलब है कि हर सेकंड अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या हर सेकंड में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी घट रही है तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, तीसरे सेकंड में बहुत कम बढ़ी, तो अगर कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे व्हेन वेलोसिटी increases or decreases at constant rate। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है एक कांस्टेंट रेट पे। और सेकंड क्या आएगा? when velocity do not increases or decrease at constant rate। when velocity do not increases
और डिक्रीजेस जब वेलोसिटी ना ही इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है एट कांस्टेंट रेट, है ना, कांस्टेंट रेट पे ना ही बढ़ रही है और ना ही घट रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा हुआ है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है वो उसका u होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो हमेशा फिजिक्स का ये रूल बनाओ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ गिवन लिखो। तो u आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिया है, तो इसको इधर ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। अब आप तो सीख गए हो कैसे करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सो 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 5 5 ज़ा 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो, ट्रेन कितना दूर तक जाएगी, डिस्टेंस निकालना है बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाता है तो फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ऐसा हमें निकालना है। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। तो आप खुद देखो, u दिया है, a दिया है, v दिया है और s निकालना है, टाइम नहीं दिया है। तो थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। So 2 multiply by -0.5, s we have to calculate, v square is 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर। तो देखो ये -0.5 1 ही हो जाएगा तो माइनस s आ जाएगा, ये -625 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 625 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेन जो है टोटल ट्रैवल करेगी, दैट इज 625 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 to 3 मार्क्स का हाफ ईयरलीज में आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो तो एक्सेलरेशन देती है, बट जो एरिया होता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जब आप एरिया निकालते हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, सीखो मेरे साथ साथ कैसे गिवन लिखना है। एक स्टोन को हमने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है और कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ये तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। क्लियर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो आपने देखा होगा वो मैक्सिमम हाइट पे जाके पहले रुकती है फिर नीचे आती है। तो अगर आप किसी भी स्टोन को ऊपर फेंक रहे हो तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा, चाहे 1 सेकेंड के लिए रुकेगा बट रुकेगा। तो जब भी किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो हमेशा याद रखना फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, हमेशा याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप किसी बॉल को भी ऊपर फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा जी, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है अगर एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दी है मतलब वो रिटार्डेशन है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्टोन अपवर्ड जा रहा है बट एक्सेलरेशन नीचे वाले डायरेक्शन में दी है तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the height attained by the stone? तो सबसे पहले हाइट मतलब s, कितना डिस्टेंस स्टोन कवर करेगा ऊपर तक जाने में, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। अगेन u दिया है, v दिया है, a दिया है, s निकालना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a आ गया -10, आगे आ गया s, v स्क्वायर क्या आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया -20s इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे s कितना आ जाएगा बच्चों, s आ जाएगा अच्छा यहाँ पे -25 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो s आ जाएगा 25/20। तो s कितना आ जाएगा बच्चे 5/4 मीटर, या जिसको हम लिख सकते हैं 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस कितना स्टोन कवर करेगा 1.25 मीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, v इज u प्लस 80।
v इज 0, u इज 5, एक्सेलरेशन इज -10 और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा कितना, टाइम आ जाएगा 5/10 दैट इज 0.5 सेकेंड्स। तो हमने कितना ईजिली यहाँ पर टाइम भी निकाल लिया और डिस्टेंस भी निकाल लिया। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following situations are possible and give an example for each of these? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज का। An object with constant acceleration but with zero velocity, कि ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जीरो वेलोसिटी है। पिछले क्वेश्चन से यहाँ पे हमें समझ आएगा। देखो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको ज़्यादा क्लियर होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट उस पे उस वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है। तो यही एक ऐसी सिचुएशन है जब जीरो वेलोसिटी और साथ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी मान लो आधे सेकेंड के लिए जीरो हो गई, बट उस वक्त भी उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, when an object is thrown upwards at maximum height, its final velocity is 0. At maximum height, its final velocity is 0 and it is still under acceleration due to gravity. And it is still under acceleration due to gravity. B. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction, कि acceleration आपकी perpendicular direction में है। ये कब होता है? जब body circular motion में होती है। When an object is moving in uniform circular motion. When an object is moving in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तब ये वाला केस होता है। ठीक है, आप देख लो जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है लॉन्ग दी टेंजेंट होता है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रही होती है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यही है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको करवा दिया क्योंकि हाफ ईयरली में ज़रूर आ सकता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी मैं आपको समझा चुका हूं, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है तो नेगेटिव लेना है। देखो अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने साथ साथ गिवन लिखना शुरू कर दिया। यही तरीका है फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। इफ द कार टेक 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, तो पहले तो टाइम लिख दो 2 सेकेंड्स और फाइनली गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना डिस्टेंस से निकालेगी। अब देखो याद रखना, अगर u नहीं गिवन है आप कभी भी कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि u तो तीनों में ही यूज होता है। तो पहले आपको u निकालना पड़ेगा, तभी आप s निकालोगे। अब जब a दिया है, t दिया है, v दिया है और u निकालना है, तो सीधी सी बात है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज u प्लस at। तो v इज 0, u हमें निकालना है, a इज -6 और t इज 2, तो u यहां से 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो सबसे पहले तो भाई हमने u निकाला। अब आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, सेकेंड से भी आ जाएगा, थर्ड से भी आ जाएगा, सब चीजें आपको गिवन है। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, 2as = v² - u²। आप सेकेंड यूज करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 2 एक्सेलरेशन आ गया -6, s हमें निकालना है, v आ गया हमारा 0 और u आ गया हमारा 12। तो आ गया -12s = -144। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 144/12, तो डिस्टेंस भी हमारा 12 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें u निकालना है, दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि जो हमें एक्सेलरेशन दी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दी हुई है, तो इसीलिए हमें उसको नेगेटिव में लेना है। चलिए बच्चे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
what can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to time axis? तो बना लेते हैं, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये ऐसा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब है? अगर डिस्टेंस फिक्स है मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, टाइम बीतता जा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही सेम है, तो ये किसका ग्राफ हो गया बच्चे? रेस्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर है, ये ग्राफ किसका है? रेस्ट पोजीशन का ग्राफ है। एग्जाम में ग्राफ बना के जरूर दिखाना जिससे कि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो। चलिए बच्चे, एनसीईआरटी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। अब हम कुछ असर्शन, रीजन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करवाने वाला हूं जिससे कि हाफ ईयरली इसके लिए आप रेडी हो जाओ। असर्शन रीजन करते हैं। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होती है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, या डिस्प्लेसमेंट उससे कम होती है। If particle speed is constant, acceleration of the particle must be zero. यहां पे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को याद करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट थी बट स्टिल वो एक एक्सेलरेटेड मोशन थी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वाज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो वेलोसिटी चेंज हो रही थी और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन थी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पीड जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, स्पीड के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा केस है जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये असर्शन तो सही है बट रीजन हमारा गलत है, तो हम सी ऑप्शन को यहां पर क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन को टिक करेंगे कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट असर्शन रीजन का पोल करते हैं, सॉरी नॉट पोल, एमसीक्यू है ना। पोल मैं एक्चुअली अनअकैडमी पे करवाता हूँ लाइव क्लास में, इसलिए मेरे की आदत है। When the displacement of a body is directly proportional to square of time, then the body is moving with uniform acceleration। देखो कहने का क्या मतलब, अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्लियरली आपको ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन पे ही लगाते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगाते हो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाती है, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। बट अगर आप ध्यान से देखो, असर्शन में कुछ और बात की गई है, रीजन में कुछ और बात की गई है। असर्शन रीजन का आपस में कोई खास कनेक्शन है नहीं, तो इस केस में हम ऑप्शन बी चूज करेंगे कि भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। सॉरी, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात है, जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं, तो ये तो भाई सही हो गया। इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो जो मैंने अभी आपको रीजन समझाया वही लिखा है ना, अभी मैंने रीजन पढ़ा नहीं था, जो मैं आपको रीजन समझा रहा था वही लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए जी बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको या मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए। A body is moving with the velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। बॉडी ऑलरेडी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यू आ गया 30। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड्स? 20 सेकेंड्स के बाद कितनी वेलोसिटी होगी? तो भाई ध्यान से अगर आप देखो, मोशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? u इज इक्वल टू वी। मतलब कहने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, 20 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी
30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, तो आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली। चलिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, CBQ, हाई लेवल का अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सोल्यूशन बहुत इजी है, देखो 2 मिनट में करवा दूंगा, प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। तो पहले मैं एक सेमी सर्कुलर पाथ बना देता हूँ। दिस इज अ सेमी सर्कुलर पाथ, और जो बॉडी है ये L डिस्टेंस कवर करती है अलोंग दी सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब ऐसे बॉडी मूव कर रही है L डिस्टेंस। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो भाई आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। तो देखो डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी गिवन है L, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं गिवन है, पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर होगा 2r, तो कहीं से हमें 2r की वैल्यू मिल जाए तो हमारा रेशियो आ जाएगा। अब कैसे निकालें? अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो L है ये सेमी सर्कल की लेंथ है, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई r, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? पाई r। तो इससे कंपेयर कर देते हैं, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई r को कंपेयर करते हैं L से, तो r की वैल्यू हमें मिल गई L बाय पाई। बस अब ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा L अपॉन 2 इंटू L बाय पाई। ठीक है, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा L इंटू पाई अपॉन 2L। L और L कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। बहुत सिंपल। जिसको ये पॉइंट नहीं समझ आया फिर से बता देता हूँ, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई r, और हमें सेमी सर्कल की लेंथ क्वेश्चन में L दी है, तो पाई r को L के सामने इक्वेट किया, r L बाय पाई आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगेन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, पेपर में आते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ अ सर्कल वुड बी। तो ये सर्कल है, 4 पॉइंट्स बना लेते हैं, A B C D, और रेडियस कितना है? r। बॉडी 3/4 डिस्टेंस कवर करती है, तो ये 1/4, ये हाफ, ये 3/4। कहने का मतलब है ये इनिशियल पोजीशन है और ये वाली पोजीशन जो है ये फाइनल पोजीशन है। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मैंने बोला था ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप एक लाइन खींच दो। तो बहुत आसान है बच्चों, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लो, और ये भी रेडियस r हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बहुत ईजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो AD का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर, और AD हो जाएगा √2r। AD हमारा बच्चे √2r हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल टू PQ। एक एंट है, एक चींटी है जो P से Q पर जाती है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है? 8 सेंटीमीटर। फिर वहाँ से वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस और कवर करती है 90 डिग्री के एंगल पर। तो भाई यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर ऐसे बना लेते हैं, इस पॉइंट को R दे देते हैं, और 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा है 6 सेंटीमीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो लगाओ PR का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। तो PR आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो एक ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, दिस इज अ होमवर्क। ठीक है, दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको होमवर्क में करें। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन। नहीं समझ आएगा तो मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ लेना, या कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। बट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आप इसको कैसे करते हो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी चैप्टर्स पे सेशंस लेके आऊँ हाफ ईयरली रिवीजन के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, प्रेस द बेल आइकन, और आप
इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।